वन का खास प्रोग्राम लाइव डिबेट ऑन फेसबुक। आज हम बात करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर, कुछ राजनीतिक विषयों पर बात होगी। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए रहेंगे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। साथ में हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी और पूर्व मीडिया सलाहकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत जी के सुरेंद्र कुमार जी। आप सबका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, शुरू आपसे करते हैं। कोरोना की अगर बात की जाए, पूरे स्टेट में महामारी का एक दौर चल रहा है। काफी लोग पॉजिटिव, अगर आज आंकड़ों की बात की जाए 1000 के लमसम आंकड़े पहुंच चुके हैं। सरकार कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है, प्रवासी लोग जो हैं उसमें देरी हुई है कुछ, क्या चीजें? देखिए, सरकार का कोरोना से निपटने का जो उदाहरण है वो तो स्वयं सरकार है। पूरी सरकार क्वारंटाइन होकर बैठ गई और सबसे बड़ी बात, जिस राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित हो, वहां का पर्यटन मंत्री स्वयं पॉजिटिव पाया जाना, उसका क्वारंटाइन होना, उसका आरोग्य सेतु जैसे ऐप्स को प्रयोग में ना करना, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी सरकार को, पूरी कैबिनेट को आपने खतरे में डाल दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये एक आपराधिक कृत्य भी है। जब आप साधारण से साधारण आदमी को आपदा नियम के अंतर्गत जेल भेजने के लिए तैयार बैठे हों, डंडे से कूट रहे हों, ऐसे अवसर पर सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों का आचरण जो है वो लापरवाह और अपराधी कृत्य के रूप में देखा जाना चाहिए कि पूरी सरकार को आपने खतरे में डाल दिया, पूरे राज्य को आपने खतरे में डाल दिया। पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री जो हैं, यदि वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हों और स्वयं मुख्यमंत्री जी को होम क्वारंटाइन होना पड़ रहा हो, और इन तमाम चीजों को लेकर जो सरकार की मजाक उड़ी है। आप देखिए कि तमाम मीडिया के लोग कह रहे हैं कि क्या खेल हो गया, कभी अंदर भेज देते हैं हॉस्पिटल, कभी बाहर निकाल देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो सरकार का जो रवैया भी है वो भी बहुत गैर जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ। उमेश जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो आपसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड के बारे में। आप भली भांति दोनों सरकारों से, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार, आप भली भांति समझते हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड की राजनीति को भी आप करीब से देखा है। क्या सर, आपका कैसे देखते हैं पूरे इस दौर? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आपको क्वेश्चन मिला सर? हाँ, मिल रहा है। हेलो उमेश जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। मुझे नहीं आ रही है। अभी आपकी आवाज आ रही है सर, आपको आवाज आ रही है? मुझको तो उमेश भाई की आवाज आ रही है। मुझे भी बराबर आवाज आ रही है। उमेश सर, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे शून्य है। एक बार चेक कीजिए सर, दोबारा आवाज। अग्रवाल जी, बात की जाए, उमेश जी का नेटवर्क शायद कट गया है। क्या लगता है, अभी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से एक मांग हो रही है कि जो सतपाल महाराज है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये मांग उचित ही कही जा सकती है। जब आम आदमी के विरुद्ध आप आपदा एक्ट में, अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर रहे हों और आपका स्वयं का मंत्री जो है वो आपदा नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, प्रधानमंत्री जी रोज निवेदन करते हो टीवी के ऊपर, अपने ट्वीट के अंदर, अपने फेसबुक पेज पर कि सब आरोग्य सेतु जो है वो लोड कर लें, और स्वयं मंत्रीगण न कर रहे हो, तो ये तो मैं समझता हूँ घोर लापरवाही है। और सरकार को में बैठे हुए लोगों का जो आचरण है, उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अब आ रही है। उमेश जी, आपसे पहला सवाल उत्तराखंड के, अगर जी 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 सर, जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा, उनका अपना राजनीतिक नजरिया है देखने का और मेरा अपना नजरिया है, क्योंकि मैं अपने पत्रकारिता के नजरिए से देखता हूँ और वो अपने राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक नजरिए से जो बातें बोली हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अब हम बात करते हैं प्रवासियों को लाने की। उनकी जो संख्या है संक्रमित की, वो 1000 पहुंच जाने की जी, और लाने के बाद जो बदहाल बेहाल व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं की। जी। आपको
सबसे पहले तो यही क्लियर नहीं था कि हमें प्रवासियों को लाना है या नहीं लाना। पहले तो आप लगातार बयान देते रहे कि जो जहां है अभी प्रवासियों को लाना संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर, राजनीतिक स्तर पर, सब जगह जब विरोध हुआ तो आपने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर लाएंगे। माननीय मंत्री मदन कौशिक जी ने कहा कि हमने मुख्य सचिव से बात कर ली है और यूपी के फॉर्मूले पर हम वापस लेकर आएंगे। उसके कुछ दिन बाद फिर मुकर गए, फिर बोले कि लाना संभव नहीं है। ये करते करते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की ताकत इस सरकार के अंदर नहीं है, क्योंकि इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, और जिस सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है वो सरकार निर्णय लेने में, अब जिस तरीके से कि रोज सुबह निर्णय आता है कि 7 से 7 बाजार खुलेंगे, फिर आता है 7 से 4 खुलेंगे, फिर आप कहते हैं 31 मार्च को जो है सब लोग 13 घंटे की जर्नी कर पाएंगे इंडोर, इंटरस्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप कहते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे, फिर आप निर्णय लेते हैं। रोज तो ये सरकार अपने निर्णय बदलती है। देखिए क्या होता है, सरकार का निर्णय जब लोगों के बीच में पहुंचता है और अचानक से उनको फिर पता लगता है कि ये बदल गया, तो इससे बड़ा विश्वासघात जनता के साथ हो नहीं सकता। दूसरी बात, आपने प्रवासियों को लाने में इतना समय लगा दिया कि जिन लोगों को आप अगर अप्रैल के महीने में ले आते तो मुझे लगता है कि उनके संक्रमण, हम इस बात की चिंता पहले दिन से जता रहे थे कि आप जितना लेट करेंगे इनको लाने में उतना इनके संक्रमण का खतरा है। क्योंकि मैंने कई सारे पिक्चर, कई सारे वीडियोस दिखाए जिनमें एक एक रूम के अंदर 25-25 प्रवासी, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, केरल, गोवा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगहों पर एक एक कमरे के अंदर 20-20, 25-25 प्रवासी 10 बाय 10 और 15 बाय 20 के कमरे के अंदर ठहरे हुए थे, एक ही बाथरूम यूज कर रहे थे। अगर उनमें एक भी व्यक्ति संक्रमित होता तो वो 20 के 20 को संक्रमण फैलाता। बिल्कुल, आपने उनको लाने में वो हाल कर दिया कि आज इस स्थिति के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपने एक बयान दिया, सरकार ने काशीपुर में, उन्होंने कहा कि प्रदेश में तो जो कोरोना है, जो संक्रमित हैं वो बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, है इसके फैलने का जिम्मेदार बेसिकली प्रवासी हैं। चलिए मैंने मान लिया प्रवासी हैं, ये जो पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होने की नौबत आ गई, मुख्यमंत्री खुद क्वारंटीन हो गए हैं, पर्यटन मंत्री इनके खुद क्वारंटीन हो गए हैं, तो इनको ये किस प्रवासी के साथ थे, या ये खुद प्रवासी हैं, ये कहीं प्रवास पर गए हुए थे जो इनको संक्रमण हो गया। नंबर 1। नंबर 2, क्वारंटीन केंद्रों की हालत आप देखिए। दाल, आपको पानी में दाल ढूंढनी पड़ेगी, आपको तरी के अंदर सब्जी ढूंढनी पड़ेगी, चावल में कीड़े निकल रहे हैं, 2 पूरी 4 पूरी सब्जी के साथ आप दे रहे हैं सड़ी हुई, आप चाय ऐसे बर्तनों में दे रहे हैं, पेंट की बाल्टी जो शायद शौचालय में यूज होती होगी उन बाल्टियों में दे रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि एक बच्ची को आपने क्वारंटीन किया परिवार के साथ, उसको सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई है। आप उस 6 साल की बच्ची की मौत के जिम्मेदार हैं। आपके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आपको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। और जब सरकार किसी को लेकर आती है, अगर कोई भी प्रवासी हो या मैं हूं, जो भी इस राज्य का मूल निवासी है, वोटर है या रहता है, उसकी नैतिक और उसकी हर तरीके की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर किसी व्यक्ति की मौत सरकार की लापरवाही से होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आपके डीजीपी, आपके मुख्यमंत्री बयान जारी करते हैं कि हमने राज्य में बहुत सख्ती अपनाई है, और सख्ती में हमने क्या किया है कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर संक्रमण फैलाएगा तो धारा 307 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, बिल्कुल, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होगा, और अगर संक्रमण फैलने से मृत्यु होती है तो 302 का मुकदमा यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। आपने हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया, आपने उत्तरकाशी में दर्ज किया, आपने पुरोला में मुकदमा दर्ज किया, आपने सब जगहों पर 307 के मुकदमे दर्ज किए। अब मुझे ये बताइए, जिस पर्यटन मंत्री के घर पर क्वारंटीन का पर्चा चिपक गया था कि ये घर क्वारंटीन है, इसका मतलब उस मंत्री को इस बात की जानकारी थी कि वो क्वारंटीन है। जब वो क्वारंटीन था तो उसने 2 कैबिनेट किस लिए अटेंड की? तो क्या ये जानबूझकर संक्रमण फैलाने का कृत्य नहीं है?
अब आम आदमी, गरीब आदमी पर आप 307 का मुकदमा दर्ज करते हो, मुख्यमंत्री के ऊपर आपने अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है। आप अपने मंत्री को, आपका मंत्री और आम आदमी जो है वो जानवर है, उसको आप जो मर्जी कर दो। मदन कौशिक जी ने खाना बांटा, हरिद्वार के अंदर राशन बांटा, एक हॉल के अंदर एक व्यक्ति आ गया, उसके खिलाफ 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये संक्रमित है। आप अपनी कोई स्थिति क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। सुरेंद्र जी, अगर बात की जाए, कांग्रेस का जो दावा है कि हमारे पास कुछ सुझाव थे राज्य सरकार के लिए, मुख्यमंत्री को हम कुछ सुझाव देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री टाइम नहीं दे पाए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को, क्या ये सच है? देखिए, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय महामारी है, जिससे तमाम लाखों लोग तो पूरे देश के अंदर जिससे संक्रमित हो गए हों, हजारों लोग मर रहे हों। ऐसे अवसर पर भी आप संकीर्ण राजनीति करने से, हल्की राजनीति करने से बाज नहीं आए। ये तो मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, दोनों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि देश के सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से मिलकर, बुलाकर सुझाव लेते, उनसे बात करते कि इसका कैसे मुकाबला करना है। ये कोई अकेले किसी पार्टी का वो थोड़ी है, राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय विपत्ति है। और राष्ट्रीय विपत्ति में भी यदि सक्रिय मानसिकता के साथ आप चल रहे हैं तो इसको तो उचित नहीं कह सकते। अभी उमेश भाई ने जैसे कहा, एक 6 साल की बच्ची क्वारंटीन सेंटर में सांप के डसने से मर गई, उसके लिए कोई करने को तैयार नहीं है। एक विधायक महोदय उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको अपर मुख्य सचिव जो है पास बनवाने का आदेश जारी करते हैं, वो केदारनाथ तक घुमाते हैं। कानून की धज्जियां तो स्वयं सरकार में अग्रवाल साहब वो केदारनाथ तक घूमी नहीं आते, वो ऊपर से नीचे तक सारी पुलिस चौकियों पर इनका चीर हरण करते हुए वापस उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार था जिसने वो अरेस्टिंग का काम किया है। उनके खिलाफ भी मुझको PIL डालकर इशू नोटिस कराना पड़ता है। बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं होती कि अपर सचिव के खिलाफ जाकर बात करें। उमेश सर, अगर बात की जाए, हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को आदेश किया था, जितने प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं आप उनको व्यवस्था करें बॉर्डर पर रोकने की, लेकिन राज्य सरकार की अगर बात की जाए, राज्य सरकार ने साफ असमर्थता जताई थी कि हम इस योग्य नहीं है कि लोगों को बॉर्डर पर क्वारंटीन कर सकें। कैसे देखते हैं? आपने असमर्थता जताई क्योंकि आप वाकई में असमर्थ हैं। आप अभी तक किसी भी ऐसे कार्य करने के समर्थ दिखे नहीं जो दिखता हो कि काम धरातल पर हो रहा। तो इसलिए दूसरी बात यह है, आपके राज्य में क्या टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है? आपके यहाँ क्या रिजॉर्ट नहीं है? आपके यहाँ क्या GMVN के गेस्ट हाउसेस नहीं है? आपके यहाँ KMVN के गेस्ट हाउसेस नहीं है? आपके यहाँ रिजॉर्ट नहीं है? लगता है आपके यहाँ होटल नहीं है? आपके यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है? क्या आप होटल्स को देखिए, राष्ट्रीय आपदा के दौरान आप किसी भी संस्थान का, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, अधिग्रहण कर सकते हैं। आपको जब मालूम था कि 2,40,000 प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो जब ये आएंगे, देखिए क्या होता है, एक दूरदर्शी होना भी बहुत जरूरी होता है जब आप सरकार चलाते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये 2,40,000 लोगों में से अगर 1.5 लाख भी आएंगे और मुझे इस सरकार को सबको क्वारंटीन करना ही करना है, किसी को होम क्वारंटीन होना है, किसी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना है, तो आपको उसी समय अधिग्रहण कर स्थिति क्लियर करनी चाहिए थी। आज क्या हो रहा है, आज इस राज्य में ये बहुत विडंबना की दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूं, क्योंकि दिन में कम से कम 500 लोगों से मेरी बात होती है। आप एयरपोर्ट उतरते हैं, एयरपोर्ट उतरते ही आपको पकड़ लिया जाता है कि चलिए साहब हमारे साथ चलिए, आपको क्वारंटीन होना है, आपको क्वारंटीन कर दिया जाता है। सर, फिर आपसे कहा जाता है कि 1500 रुपए रोज आपको देने। 1 मिनट सर, बीच में आपको माफी चाहता हूं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी। सुबोध उनियाल जी, लाइव डिबेट में आपका बहुत स्वागत है नेशन वन पर। थैंक यू सर। आपसे पहला सवाल, सर प्रवासियों की अगर बात की जाए तो क्या राज्य सरकार ने देरी नहीं की प्रवासियों को घर लाने की? क्या राज्य सरकार की तैयारियां पूरी थी? जी हाँ, राज्य सरकार की तैयारियां पूरी थी। आपको मालूम है, किसी दूसरे राज्य से आदमियों को लाना है तो दूसरे स्टेट की कंसेंट बहुत जरूरी है। जब तक उनकी कंसेंट नहीं मिल पाती तब तक हम दूसरे राज्य में अपनी गाड़ियां नहीं भेज सकते हैं। तो इसमें जरूर टाइम लगा है, क्योंकि दूसरे राज्य से उनकी सहमति लेना है।
और दूसरे राज्य से सहमति लेने के बाद उसके बाद भारत सरकार से रेलवे की ट्रेन की व्यवस्था करने में मैं समझता हूँ कुछ जो समय वाजिब समय जो लगना था वो लगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपके इस आरोप की पुष्टि करे कि राज्य सरकार ने देरी की है। सर, राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने प्रवासी लोग आ रहे हैं तो राज्य सरकार व्यवस्था करे, उनको बॉर्डर पर क्वारंटीन किया जाए। राज्य सरकार ने उसमें असमर्थता जताई थी कहीं ना कहीं। देखिए साहब, सुबोध तो जी, आप भी जानते हैं, सुरेश भाई भी बैठे हैं, उमेश जी भी बैठे हैं। आप उत्तराखंड के बॉर्डर पे लाखों लोगों को कैसे क्वारंटीन कर पाएंगे, जरा आप समझा दीजिए। हमने व्यवहारिकता की दृष्टि से कैबिनेट में इसमें पूरी चर्चा की गई और ये तय किया गया कि व्यवहारिकता से संभव नहीं है। इसलिए हर जो हमारे मुख्य द्वार थे, मसलन हमने आपका हरिद्वार के अंदर, इधर देहरादून में, इधर टेरी गढ़वाल में जो उत्तरकाशी और टेरी के लोगों को, कुछ लोगों को उत्तरकाशी में, कुछ अपना मुनिकृति कैलाश गेट में, कुछ लोगों को ऋषिकेश में, कुछ लोगों को हल्द्वानी में। तो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना करके हमने लोगों को क्वारंटाइन करने, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का काम किया। जी सुबोध जी, उमेश मेरा जी, एक आप सवाल है। हाँ, सुबोध जी, नमस्कार भाई साहब। मैं ये कह नमस्कार रहा हूँ उमेश भाई। सुबोध जी, जी मैं ये कह रहा था कि प्रवासियों को लाने में देरी नहीं हुई, ये आप कहते हैं, ये आपका वर्जन है, क्योंकि आप काबीना मंत्री हैं, तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। आप जब तक हमारे राज्य की सरकार प्रवासियों को लाने के लिए ढुलमुल रवैया अपना रही थी, एक बार तो सरकार ने कहा कि जो प्रवासी जहां हैं वहीं रहें, लाना संभव नहीं है। ये बात जब बोली गई, जब तक उत्तर प्रदेश तकरीबन 3000 बसें अपनी पूरे देश भर में ट्रेवल करा चुका था। उसके बाद 14 अप्रैल की बात आपको बताता हूं कि बनारस से तकरीबन 1000 लोगों को बसों से, जो जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लोगों को ट्रेवल करा कर ले गए। कोटा, राजस्थान के कोटा से तकरीबन 7000 छात्रों को 400 बसें जो हैं उत्तर प्रदेश की, वो जाकर ले आई। आप ये उमेश जी, बताइए कि शायद हमारी जी राज्य सरकार को ही आपको शायद मालूम होगा, जब ये कोटा की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले सरकार के द्वारा कोटा में ही बसेज को भेजना शुरू किया और उसके बाद भी ये शुरुआत हुई है ट्रांजिशन पीरियड की। ये आपने तीसरे नंबर पे था, देखिए सबसे सुबोध पहली जी, घटना कोटा की थी। और सुन लीजिए, और कोटा से जब गाड़ी आई है, तो जब ये शुरुआत हुई है, तो उस समय हम लोगों ने भी फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से एक रिक्वेस्ट की थी और उसका उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में हमारे बच्चों को भी लाने का काम किया गया। सुबोध और जी, कुछ मैं यही बच्चे, कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि जब पूरे सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बवाल हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार तो ला रही है, उत्तराखंड क्यों नहीं ला पा रही है, तब जाकर उत्तराखंड सरकार इस मामले में जागी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को अब तक 200 से 300 ट्रेन मिल चुकी हैं। उत्तराखंड को अब तक सबसे कम ट्रेन अगर हम देश में देखें तो मिली हैं। इसके पीछे क्या रवैया है? नंबर एक। नंबर दो बात मैं सुबोध जी आपसे बहुत इस पे गंभीरता से जानना चाहूंगा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो दिल्ली के लिए 50 लाख रुपए की राशि आपकी सरकार ने जारी करी और आपकी सरकार ने 2 नंबर जारी किए। सबसे पहले आप जो गिरी हैं अधिकारी वहां पर, उनका नंबर जारी किया, इला गिरी जी का, और कहा कि ये हमारी नोडल ऑफिसर हैं। उस नंबर पर जो भी कॉल जाती थी वो या तो उसको कहीं और डाइवर्ट कर देती थी या उस नंबर को ब्लॉक कर देती थी। लगातार 200-50 लोगों ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले। जब इस बात का दबाव बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके एक नंबर जारी किया मिस्टर पांडे का, जो आईएएस अधिकारी। अग्रवाल जी, आपके पास जाना चाहेंगे। आपके कभी साथी रहे हैं, आपकी पहली सरकार में सुबोध जी साथी थे। वो साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार की पूरी तैयारियां थी, राज्य सरकार हर तरीके से तैयार। अब क्या प्रतिक्रिया है देखिए, अग्रवाल जी आपकी? सुबोध जी तो मेरे प्रिय अनुज हैं और सबसे पहले इन्हें बधाई दूंगा, जिस विभाग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खेती किसानी को फोकस में लाए हैं सुबोध भाई, आपको बधाई भी और आपका आभार भी। जहाँ तक धन्यवाद सरकार आपका। की बात है तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने, उत्तराखंड की हमारी सरकार है, कोई भी सरकार होती है वो प्रदेश की, पूरे प्रदेश की सरकार होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जितनी ताकत गुजरात से आए हुए लोगों को हरिद्वार से वापस ले जाने में लगाई, उसका यदि 10% भी उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने में लगा देते तो मैं समझता हूँ सरकार को हम सब लोग धन्यवाद देते। यहाँ तक कि वो बसें भी वहां से खाली लौटी,
और ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि वो दूसरे प्रदेशों के बॉर्डर पर जो बसें ला भी रही थी हमारे प्रवासी भाइयों को, उनको बॉर्डर पर उतार उमेश दिया जी गया। आवाज सुरेंद्र जी, सब मैं चीजें मैं हैं, बीच कहीं में ना रह गया कहीं था, मिसमैनेजमेंट मेरा हुआ है। कनेक्शन कट गया था। तो सुबोध जी, मैं ये कह रहा था कि जब पांडे जी का नंबर जारी किया गया ट्वीट करके, तो पांडे जी के फोन पे भी सेम समस्या हुई। तकरीबन 10 दिन तक प्रवासी इस बात के लिए भटकते रहे कि हम संपर्क किसको करें। इस लापरवाही के लिए किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है देखिए कि उमेश जी, मैं आपकी अबे जिस देखिए राज्य बहुत के लंबा सुबोध जी का बहुत प्रवासी, जवाब लंबा ले लेते हैं, उमेश सर मैं आपकी सुबोध बात जी का समझ जवाब रहा ले हूँ। लेते हैं। बहुत लंबा बोलना अच्छा नहीं है कि आप लंबा बोल करके, मैं समझता हूँ आपसे ज्यादा बोलने का अनुभव हम लोगों नहीं को है, नहीं, क्योंकि हम डिबेट लोग बहुत भाषण शालीनता बहुत से दिया होगी, बहुत करते हैं। आराम से सब लोग सारे मैं मेहमान आपको अपनी सुबोध बातें जी, समझता रखें। हूँ। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर शुरुआती तौर पर गलतियां हुई हैं। क्योंकि मेरी आलोक पांडे जी से भी बात हुई थी, तो आलोक पांडे ने मुझे स्वयं कहा कि साहब मुझे मीडिया से मालूम चल रहा है कि मुझे कहीं अधिकार दिए गए हैं। तो मैंने फिर चीफ सेक्रेटरी से बात की कि एटलीस्ट आप कोई सूचना अगर मीडिया में भेजते हैं तो उससे पहले जो पर्सन कंसर्न को उस बात की सूचना दे करके उसको उसकी जिम्मेदारियों को बता दिया जाना चाहिए। और उसी तरह से इलागिरी जी की जी, और आपको सुबोध जी, मालूम है ना, एक सेकंड उमेश जी, मैंने सुन ले। चलिए पूरी कर आपने दीजिए। जी जी उमेश जी रही। आपने उत्तर प्रदेश के साथ हमारी तुलना की। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का 33वां हिस्सा है पॉपुलेशन के हिसाब से। और जहां तक इलागिरी जी की बात आप करते हैं, 6 लाख, आपने देखा 6,69,000 लोगों ने कुल मिलाकर के पंजीकरण कराया है उत्तराखंड को आने के लिए। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। शुरुआत में इस राज्य में कुछ इस तरह की हुई, मुझे भी 2 जनपद का प्रभारी बनाया गया था। और नेक्स्ट डे जब मेरे फोन पे घंटियां बजनी शुरू हुई तो लोग पूछने लगे कि हेल्पलाइन से बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां हुई, हमारे पर्सनल नंबर को हेल्पलाइन में नंबरों में डाल दिया गया। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और मात्र 2 दिन में मेरे द्वारा 1600 लोगों से बात करने के बाद उनके बाकायदा उनके मोबाइल नंबर, वो कहाँ पर रुके हैं, ये सारी सूचना शासन को उपलब्ध करा दी गई। ये बात अलग है कि हमारा जो कंट्रोल रूम था जिसमें 10 लाइनें लगी थी, उन 10 लाइनों में 8 दिन में 27 तो नाम ही नोट हो पाए। तो ये देखिए, ये जो कल्चर है, ये सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप जान रहे हैं कि इस राज्य में जो रेड टेपिज्म है उस पर बहुत अंकुश लगाई जाने की आवश्यकता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और अपनी जिम्मेदारी को हम जिस तरह निभा सकते थे, इसीलिए आपने देखा कि शुरुआत में जब देखिए ये बरसों के बाद ऐसी स्थिति आई है। हमने क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में रखना शुरू किया। लेकिन 2 दिन के अंदर ही हम लोगों को एहसास हुआ कि हम भारी भूल कर रहे हैं। इसीलिए तत्काल हम लोगों के द्वारा निर्णय लिए गए कि होटल्स को तत्काल रिक्विजिट करने के बाद होटल्स में इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए, ताकि किसी दूसरे के उसके इन्फेक्टेड होने की संभावना बनी न रहे। तो ये इसमें बजाय राजनीति करने के, मैं समझता हूँ उमेश जी, सुरेंद्र जी, हम हमेशा, हमें चाहिए था, चाहे कोई भी दल सरकार में होता, कि पॉजिटिव सलाह दे करके इससे बेहतर ढंग से लड़ने के बारे में, अगर हमें कुछ अनुभव है, आपको कुछ अनुभव है, सुरेंद्र जी को कुछ अनुभव है, उस अनुभव को बजाय राजनीतिक तौर पर बोलने के अगर मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को, मैं समझता हूँ, सुझाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सुबोध जी मेरा सुबोध सवाल जी, एक सुबोध जी, 1 मिनट, मैं एक सुबोध जी से सवाल करना जी जी चाहता हूँ। जी सुबोध जी, जी 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 हम लोग जब प्रवासी राज्य में पहुंचे तो एक हॉल में 300 लोगों को ठहरा दिया गया। पिथौरागढ़ का यार एक एग्जाम्पल है। उमेश जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि शुरुआत में 2 दिन जब ये चीजें हुई तो हमें एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है, और हमने तत्काल होटल्स को रिक्विजिट करके उन लोगों को होटल में क्वारंटाइन करने का काम किया। अच्छा मैंने सुबोध जी, अब ये 3 सुबोध जी, 6 साल की बच्ची की क्वारंटीन सेंटर में सांप के डसने से मौत हो गई। इसके संबंध में किसी भी एक व्यक्ति का सरकारी आधिकारिक बयान नहीं आया, उस परिवार के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, 2 शब्द किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखिए, कहे कि आपको हाँ नहीं, 6 साल। ये गलत, ये आपका कहना गलत है। सारी कैबिनेट ने इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई। स्वयं मैंने बयान दिया है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और चूंकि उमेश जी, मैंने आपसे कहा ना, इस राज्य की तुलना आप एक बहुत प्रॉस्परस राज्य से मत करिए। जितने सरकारी स्कूल हमारे राज्य में है उसका 10वां हिस्सा भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नहीं है।
हालात ये है कि स्कूलों में मैं मानता हूं कि हमारे पास स्कूलों की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम अगर सुरेश अग्रवाल जी अगर सरकार कांग्रेस की होती और बाई में नौबत आती तो इन्हीं स्कूलों में ग्रामीण लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ता, इन्हीं पंचायत घरों में क्वारंटाइन करना पड़ता जो ग्रामीण परिवेश के हैं। ऐसी स्थिति में उस स्कूल में सांप आ गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और निश्चित रूप से इसकी सबने निंदा की, और हम चाहते भी हैं कि इसकी जांच हो और वहां पर क्यों इस तरह की हरकतें मिली कि उस स्कूल में इस तरह की कमियां थी कि सांप अंदर एंटर करके बच्ची को निकल गया। तो ऐसी सांप पहले से ही वहां था। मैं आया पहले आया, ये ना तो आपने देखा ना मैंने देखा स्कूल की। सुबोध जी मेरा एक सवाल, सुबोध जी मेरा जी सुबोध जी मेरा एक सवाल है। बात अगर की जाए सतपाल महाराज की, सतपाल महाराज के सरकारी आवास पर पहले ही होम क्वारंटीन का पेपर चस्पा कर दिया गया था, बावजूद उसके सतपाल महाराज कैबिनेट में शामिल होते हैं, तो क्या वो लॉकडाउन का क्वारंटीन का उल्लंघन नहीं था? क्या राज्य सरकार को पता नहीं था? देखिए कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी भी, आप जानते हैं सतपाल महाराज विद्वान आदमी हैं, सतपाल महाराज हजारों लोगों को अपने प्रवचनों के द्वारा लाभान्वित किया करने का काम क्या करते हैं, तो सतपाल जी से ऐसी गलती हो नहीं सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। सुबोध जी एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि मुख्यमंत्री जी और डीजीपी दोनों के राज्य के बयान आया कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर संक्रमण फैलाता है और उसकी जानकारी में है कि वो संक्रमित है तो उस पर 307 का मुकदमा दर्ज होगा, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कि जिसे मालूम था वो संक्रमित है और उसके कोरोना फैलने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 302 का मुकदमा दर्ज होगा। तो क्या इस राज्य में संविधान की परिभाषा अलग है कि कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि उन्हें मालूम था, उनके घर पर एक पर्चा चस्पा दिया गया था कि ये घर क्वारंटीन है, उनको क्वारंटीन होकर रहना था, ये बात उन्हें पता थी, तो क्या उन पर 307 का अभियोग नहीं पंजीकृत होना चाहिए? उमेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई चैनल चलाने का अनुभव आपको है, उससे पहले आप प्रिंट मीडिया में भी जुड़े रहे, आप ऐसी बात करते हैं। परसों ये घटना 29 की कैबिनेट थी और 31 तारीख को महाराज जी के सैंपल ले जाते हैं और 31 तारीख को महाराज को कोरोना पॉजिटिव। सुबोध जी जब किसी के घर पर क्वारंटीन होने का पर्चा चस्पा दिया जाता है तो ये उसकी जानकारी में होता है कि हमारे घर पर संक्रमण का खतरा है। बिल्कुल, उस व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होता है, और उस पर्चे के चस्पाने के बाद अगर वो व्यक्ति जिसे ये मालूम है। उमेश जी आपको मालूम है बाहर से आए हुए तमाम लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, मालूम है आपको? कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया कि नहीं किया गया? अगर होम क्वारंटीन किया सुबोध जी, अगर होम क्वारंटीन किया सुबोध जी, अगर होम क्वारंटीन किया गया है तो उनको क्वारंटीन रहना चाहिए, उनको कैबिनेट नहीं अटेंड करनी चाहिए। मेरी पूरी बात आप सुन लें उसके बाद कहें। जी आप अपनी पूरी बात रखिए। हमारे तमाम प्रवासी बाहर से अपने घरों में आए हैं, उनके घरों में उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई बहन पहले से रह रहे हैं। उस व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया गया, उस व्यक्ति को अलग कमरा दे दिया गया, बाकी लोगों के लिए कोई जाति रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? सुबोध जी जिस घर पर पर्चा चस्पाया जाता है उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही माना जाता है कि वो इस घर से बाहर नहीं जाएगा। दे हैव टू बी होम क्वारंटीन टिल दे कंप्लीट द डेज। ये भी कहा है कि आप जब भी कोई व्यक्ति अगर बाहर से आया है, क्योंकि उनका परिवार बाहर से आया था तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, तो महाराज जी तो उसमें नहीं थे। और ये जरूर है कि बेहतर ये होता कि घर में अगर, क्योंकि उस समय तक अमृता जी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आई थी। अमृता जी की रिपोर्ट भी आपको ध्यान होगा तो 30 तारीख की रात को अमृता जी की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव की। तो ये कहना कि महाराज के संज्ञान में था कि अमृता जी पॉजिटिव है और वो नहीं सुबोध जी, आप सुबोध जी आप मेरी बात को नहीं मेरा ये कहना है सुबोध जी, जो घर पर किसी घर पर अगर, अच्छा एक बात बताइए सुबोध जी, जब घर की कुड़की का पर्चा जारी होता है तो ये तो नहीं होता ना कि अपराध किसी और ने किया था, उसके घर की कुड़की कैसे हो जाएगी? एक व्यक्ति के घर के बाहर जब पर्चा चस्पा दिया गया कि ये घर क्वारंटीन है, उस घर के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अंदर कमरे में अलग है या बाहर है या ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अंदर घर में आप किसी को अलग कमरा भी दे देंगे तो भी फैमिली आपस में क्वारंटीन का पालन नहीं कर पाती, ये निश्चित नहीं कर पाते हम,
तब ये जिम्मेदारी बनती है किसी भी व्यक्ति की कि वो उस घर से बाहर ना निकले क्वारंटीन पीरियड के दौरान। ऐसा उमेश जी, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अभी भी आप जाके देखिए, जो बाहर से हमारे प्रवासी आ रहे हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों पे कोई प्रतिबंध नहीं है जो यहाँ पर सुबोध जी मैं बोलना चाहूंगा एक बात मैं मानवीयता के आधार पर सुबोध जी आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस मामले में आप कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं, क्योंकि बड़ी दिक्कत प्रवासियों को हो रही है। कुछ प्रवासी जो हवाई यात्रा करके, जैसे कुछ लोग पुणे में हैं, मुंबई हैं, जहां जहां से फ्लाइट शुरू हो गई है उन्होंने फ्लाइट से आना शुरू कर दिया है। भाई 4,000 5,000 का टिकट होता है, आदमी उधार लेके कुछ करके, देखिए मार्च एंड से लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च की सैलरी नहीं मिली, अप्रैल की नहीं मिली, मई की नहीं मिली, जो 2 महीने में उनकी जेब में पैसे थे वो खर्च हो गए। अब उतरते ही उसको कहा जाता है कि हम आपको क्वारंटीन करेंगे, आप होटल चलिए। वो व्यक्ति होटल चला जाता है, वहां उससे कहा जाता है मुझे 1,500 रुपए रोज, 1,000 रुपए रोज आप होटल के दीजिए और 500 रुपए रोज खाना का दीजिए। आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति को आप 7 दिन या 14 दिन क्वारंटीन करेंगे, 7 दिन करेंगे तो 14,000, 14 दिन करेंगे तो 28,000, वो ये पैसे कहाँ से देगा? आज भी अभी एयरपोर्ट पर सचिन है एक, सचिन और उसके साथ कुछ लोग हैं जिनको मैंने पूना से फ्लाई करके देहरादून किसी तरीके से एयरलिफ्ट कराया है। वो लोग एयरपोर्ट पर बैठे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो एयरपोर्ट से बाहर आना, वरना बाहर मत आना। आप बताइए, आपदा के मद में 50 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। उमेश जी, इतने लंबे आपातकाल की स्थिति में कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं भी आपकी बात से मानता हूँ कि व्यवहारिकता की दृष्टि से केवल ये माना जाना कि हवाई जहाज में आने वाला हर व्यक्ति फाइनेंशियली मजबूत है, ये कहीं ना कहीं व्यवहार टूटी हुई है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कई लोग बेचारे जो होटलों में नौकरी करते हैं, घर से पैसा मंगवा करके आए हैं लौट के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका जो कहना है, मैंने स्वयं 2-3 लोगों के खातों में ट्रांसफर कराया है पैसा, जब उन्होंने कहा कि साहब होटल का किराया देने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास जी। तो ये व्यवहारिकता, और मैंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है कि इस पर गौर किया जाए कि जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम होंगे जो अफोर्ड करने के बावजूद मना कर दे। तो मैंने कहा जो अफोर्ड कर सकता है उसको तो आप होटल्स के लिए कर दीजिए, बाकी लोगों को, जिससे हम लोग लाखों लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं होटल्स में रख के, इन लोगों को भी हमें करना चाहिए सरकारी हिसाब। एक निवेदन सुबोध जी मैं करूं आपसे कि अगर आप इसमें तत्काल कोई कार्रवाई करा दें तो ये आपकी बड़ी अनुकंपा होगी हम पर, प्रवासियों पर, क्योंकि छोटे छोटे 18-18 20-20 साल के 25-22 साल के बच्चे एयरपोर्ट के ऊपर तड़प रहे हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर तड़प रही हैं। मैंने अग्रवाल जी को महसूस किया है, और इसीलिए मैंने ये भी एक मेरा आखिरी सवाल सुबोध जी, आखिरी नहीं मतलब सेकंड लास्ट मान लीजिए सुबोध जी, क्वारंटीन सेंटर्स में खाने की स्थिति बहुत खराब है, कीड़े निकल रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये इसको आप कंडक्ट कर रहे हैं या कोई और? क्योंकि हम लोग, मैंने सुना जब डिबेट में थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ही इसको पूरा कंडक्ट कर रहे हैं। सुबोध जी ऐसा है, मैं पत्रकार हूँ, ये भी पत्रकार है, हम दोनों में कोई भी कंडक्ट कर ले। आप यहाँ पर इनवाइटिंग एसेट्स हैं, तो इनवाइटिंग आप सुबोध जी आप मेरे सवालों से विचलित मत होइए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा अधिकार है, मैं आपसे एक नहीं, मैं आपसे 10 सवाल करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सुबोध उनियाल कभी विचलित नहीं होता। उमेश सर, सुरेंद्र अग्रवाल जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आज एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र, सुरेंद्र जी, हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो गए। उनियाल जी एक सवाल ले रहे थे सुरेंद्र अग्रवाल जी से। आज एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में, पहले मैं चाह रहा हूँ, उमेश जी ने सवाल किया था, उसका बाद जब दोबारा करते तो मैं जवाब दे दूं। उनको कहना था कि मैं जवाब, बिल्कुल आप जवाब दें। बिल्कुल सुबोध जी, मेरा बस एक कहना है कि क्वारंटीन सेंटर्स की हालत बहुत खराब है। खाने पीने के मामले में चावल में कीड़े निकल रहे हैं, दाल पानी के अंदर ढूंढनी पड़ रही है, सब्जी को देखना पड़ता है कि इसमें सब्जी है या तरी है। बस मेरा ये निवेदन है कि ये 2 से 4 चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं। किसी भी सरकार के लिए एक दिन में इतनी व्यवस्था, किसी भी सरकार के लिए एक दिन में ये व्यवस्था करना संभव नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अब धीरे धीरे काफी समय हो गया है। मैं आपको उमेश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप मुनिग्रेती में हमारे जो हैं, जिन होटल्स में हमने अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने वाले क्वारंटाइन बच्चों को रखा है, आकर के आप खाने का चख ले, तो मैं समझता हूँ आपको अपने घर के खाने जैसा आनंद आएगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और खाएं।
ये सुबोध जी देखिए, आप अपने कहीं क्षेत्र पर की कुछ बात गलतियां आप हुई सुबोध होंगी, जी मैं अपने क्षेत्र की आप नहीं इस बात कर रहा प्रदेश हूँ, का नेतृत्व सुबोध जी आप इस उमेश प्रदेश जी का कुछ बात नेतृत्व किसानों करते की हैं कर ली जाए। आप अपनी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी अपने तक सीमित क्षेत्र की नहीं बात है। नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो मेरे संज्ञान में है, मैंने मैच जो किया मेरे उमेश संज्ञान में, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। जी चलिए हम जी अग्रवाल सुरेश जी के जी, पास चलिए, उमेश जी अग्रवाल जी के उमेश पास जी चलिए। उमेश जी मेरा एक सवाल सुबोध उनियाल से सीधे सीधे कोरोना महामारी के दौरान अगर बात की जाए किसानों की हालत बद से बदतर जा रही है। बात की जाए गन्ने का भुगतान किसानों को अभी तक नहीं हो पाया, ऐसा आरोप है उत्तराखंड के किसानों का। मुआवजे की अगर बात की जाए, ओलावृष्टि में जो बारिश में नुकसान किसानों को हुआ था उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पाया है। उनियाल जी क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार? देखिए पहली बात तो मैं आपको कह दूं, आपको थोड़े अपने शब्दों में थोड़ा संयम बरतते हुए पूरी जानकारी के साथ कहना चाहिए। संयम क्योंकि सर। एक तो एक सेकंड, मैं पूरी बात जी सुनिए। जी जी आप आपने जो बोलिए। अभी अभी आपने जो अतिवृष्टि की बात की, ये सुरेश जी भी बैठे हैं और उमेश जी भी बैठे हुए हैं। इस अतिवृष्टि का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ये अतिवृष्टि हर वर्ष होती है। विगत वर्ष हम लोगों ने 45 करोड़ का इंश्योरेंस किसानों को बांटा। इस वर्ष की जो क्षति बागवानी की वो 29 करोड़ की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी सरकार बनने से पहले जब सुरेंद्र जी के बड़े भाई साहब की सरकार थी, तो यहाँ के बड़े नुकसान वो भाई कहीं ना आपके कहीं आपके भी साथी थे, वो आपके भी साथी रहे हैं सर। अगर उन्होंने हम हमें तो साथी सुबोध माना भाई हो, को आज भी अपना अगर ही मानते हैं। अगर उन्होंने हमें अगर साथी माना अगर होता तो उन्होंने इन्हें साथी हमें माना कांग्रेस होता तो ये छाड़ने की आज जरूरत उनके क्या थी? साथ होते। नहीं, नहीं हरीश हमें रावत जी अभी जरूरत भी क्या कहते थी? हैं ये सब हमारे साथी हैं। सुबोध भाई का नहीं, हमारा तो बचपन का नाता। साथी तो सुरेंद्र, देखो साथी तो सब है, लेकिन अगर उन्होंने साथी माना होता तो हमें छोड़ने की जरूरत क्या पड़ती? मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने इस राज्य में पहली बार पूरे देश के अंदर जो हमारे बागवानी में सेब की फसल अगर अतिवृष्टि से नुकसान होता है तो उसको इंश्योरेंस कवरेज दी है। यही कारण था कि हिंदुस्तान की सबसे कम बीमा कंपनियां हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे देश में अतिवृष्टि कहीं भी इंश्योरेंस में कवर नहीं है। तो ये तो हमेशा हर वर्ष होता है। अभी तो बारिश आने दीजिए, क्योंकि ये आपदा राज्य है, पर्वतीय राज्य जितने भी है, यहाँ आपदा आना तो मैं समझता हूँ मामूली सी बात है कि हमें तो कभी केदारनाथ की घटना हो जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है। तो दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है अकेला जिसको कोरोना में सबसे कम प्रभावित किया, क्योंकि हमने कृषि गतिविधियों पर प्रतिबंध बिल्कुल हटा दिए थे। और यहाँ पर राज्य स्तर से लेके जनपद स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक हमने कंट्रोल रूम बना दिए थे। हमने किसान को इनपुट की कमी ना पड़ी। जो हमारे गवर्नमेंट के हमारे न्याय पंचायतें थी, जो कृषि निवेश केंद्र और जो हमारे हॉर्टिकल्चर जो हमारे मोबाइल टीम थी, और जो कोऑपरेटिव, पहली बार हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से भी एग्रीकल्चर इनपुट किसान तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया। इसके साथ साथ हमने पेरिशेबल आइटम्स में जो कोरोना इसके पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में मंडी टैक्स को डिफर कर दिया ताकि किसान पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। इसके अलावा तमाम रिफॉर्म्स किए, तमाम सब्सिडीज देने के साथ साथ आप लगा लीजिए जितना हमारा गेहूं खरीदने का लक्ष्य था उससे ज्यादा गेहूं हमने खरीदा। 201 हमने ऑनलाइन अपने बनाए थे खरीद केंद्र, उसके बाद हमने 300 से ज्यादा केंद्रों में खरीदा। हमने मंडी सर टैक्स एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करके अपने छोटे छोटे जो हमारे हाट थी, जो अपूर्ण बाजार थे, जो हमारे वेयर हाउसेज थे, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज थे, उनको हमने बकायदा मंडी नोटिफाई कर दिया ताकि किसान को किसी तरह की परेशानी उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में न हो। तो देखिए सर किसान जी सर किसानों का कहना ये था जो केंद्र सरकार ने बजट दिया था, किसानों का साफ कहना था ये अमाउंट सीधा किसानों के खाते में जाता है या किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ हो, तो किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाते, तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा सीधा सीधा पहुंचता। लेकिन इसका कोई फायदा किसान नहीं बता पा। देखिए इस देश में हर चीज में राजनीति होती है। मैंने आपसे कहा कृषि के क्षेत्र में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। सब्सिडाइज हम अभी आज की तारीख में भी हम सब्सिडाइज पावर देते हैं किसानों को, और पहले चला आया है। हमने किसान को मैकेनाइजेशन के लिए 80% सब्सिडी देने का काम किया। एंटी हेल्थ में 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं। इसी पीरियड में खरीफ के बीज पर किसान की आर्थिकी और मजबूत करने के लिए हमने जो बीज सब्सिडी हमारी बीज की 50% थी उसको 75% करने का काम किया। तो आप जो देखिए किसान के लिए जितनी ज्यादा सुविधाएं हो सकती है, अभी सुरेंद्र जी ने भी कहा, मैं आभारी हूं उनका भी। पिछले 3 वर्षों में हमने ऐतिहासिक काम किए हैं किसानों के हित में, और 100 से ज्यादा रिफॉर्म एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किए हैं। तो किसान, देखिए किसान की स्थिति को कोरोना से आप मत लीजिए, लेकिन कॉमन आदमी जी सर उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कोरोना को लेकर महामारी जो प्रदेश में चल रही थी, कांग्रेस के पास काफी सुझाव थे जो राज्य सरकार को देना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन राज्य सरकार ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। देखिए 2 बातें आपसे बता दूं।
एक तो बिना सूचना के आना, दूसरा आपको मालूम है जो चीफ मिनिस्टर का कमरा है, अगर आप जाके देखेंगे चीफ मिनिस्टर के चेंबर को, उसमें एक साथ आजकल हम लोग भी 4-5 ज्यादा नहीं बैठते, और 20 यही तो बोला गया था कि 5 आदमी आकर के मिल लें, लेकिन जिद पे अड़ना कि नहीं हम सब मिलेंगे। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि इसको एक सुझावात्मक रह करके अगर कांग्रेस काम करती तो रितम सिंह जी कह रहे थे कि 7 लोग सिर्फ गए थे, 2 लोग बाहर रुक सकते थे, लेकिन मिलने का टाइम ही मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले कहा तो टाइम लिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जब इनको कहा गया कि 5 आदमी आके मिलने तो उन्होंने मना कर दिया कि सारे लोग मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में समझता हूँ ये जिद नहीं होनी चाहिए। अग्रवाल जी आपका वेट कर रहे हैं, शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जी अग्रवाल जी। जी सुरेंद्र भाई, सुबोध भाई को एक बार फिर दूंगा कि उन्होंने पैसे जरूर दिए हैं खेती, पर यह भी सच है कि अभी किसानों को गन्ना भुगतान का पैसा नहीं मिल पाया। जो अतिवृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई उसमें अभी कहीं राहत नहीं नजर आई। और एक बात और है, वो जो गेहूं अतिवृष्टि से और बेमौसम बारिश से जो गेहूं खराब हुआ, वो गेहूं क्रय केंद्र है वो वापस कर रहा है कि बारीक है गेहूं। तो मैं समझता हूँ सुबोध भाई की तो बड़ी पैनी नजर है, वहां तक सुबोध भाई की नजर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से राज्य के किसान को उसका लाभ मिल पाएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री का लोगों से, मैं पूरी कर लूं सुबोध भाई, खत्म कर लूं फिर उमेश जी के पास भी कोई सवाल है, सुबोध जी से पूछना चाहते हैं। ये तो आज सारा मैच नहीं, पहले सुरेंद्र भाई बहुत देर से, सुरेंद्र भाई के कई सवाल है, सुरेंद्र भाई काफी देर से। एक मुख्यमंत्री जी अगर 7 लोगों से मिलने में परहेज था तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर लेते। वीडियो कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, और वैसे भी नया जमाना वीडियो कॉन्फ्रेंस का वेबिनार का चला है, उससे बात कर लेते हैं। और राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा में तो सबसे सुझावों पर बात होनी चाहिए, सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और अब तो ये ऐसा हो रहा है कि यदि कोई गैर भाजपा का कोई कार्यकर्ता जो है वो किसी गांव में किसी मोहल्ले में यदि राहत सामग्री बांट रहा है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, थानेदार पकड़ के थाने में बिठा लेता है। इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा में जितने ज्यादा लोग इस यज्ञ में आहुति देंगे अल्टीमेट जनता को उसका लाभ मिलेगा, जिनको लाभ। पर सुरेंद्र जी आज अभी सुरेंद्र जी एक मिनट, सुबोध भाई एक सेकंड, आप भाई एक जवान नेता है, आपका तो एक शब्द भी जो है पूरी मार करेगा। मैं ये कह रहा हूँ सुरेंद्र भाई, अभी जैसे कांग्रेस आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, या उन्होंने समय नहीं दिया, या आप उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। अभी आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक बहुत बड़ा 4 कॉलम की खबर छपी है कि हमें जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था वो वैसा मुख्यमंत्री मिला, और जो गुण होने चाहिए मुख्यमंत्री में वो सारे गुण त्रिवेंद्र जी में हैं। तो फिर किस बात का गिला शिकवा है? देखिए ये तो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस का बीजेपी प्रेम बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये दो नाव में पैर नहीं सकते। एक बात की बधाई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को मैं भी दूंगा। कई लोगों को उन्होंने, बहुत से लोग कोप भवन में परमानेंट कब्जा करके बैठे रहते थे, उनका कोप भवन छुड़वा दिया। बहुत से लोग कथक और रॉक एंड रोल एक साथ करते थे, उनका रॉक एंड रोल छुड़वा दिया। तो ऐसे चीजों के लिए तो उनको बधाई दी जानी चाहिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। उनियाल जी, मेरा राज्य सरकार से एक सवाल है। राज्य सरकार की अगर बात की जाए, सुबह में राज्य सरकार की एडवाइजरी आती है, दोपहर के बाद वो एडवाइजरी खत्म हो जाती है, जो निर्देश हैं वो बदल दिए जाते हैं। वो क्या आप सरकार और सरकार के जो कर्मचारी उनमें आपस में तालमेल जो उच्चाधिकारी सही नहीं है? मैं आपकी सवाल आपसे दोबारा आऊंगा, पहले सर अगर बात की जाए राज्य सरकार की एडवाइजरी जारी होती है सुबह के वक्त, मैं आपसे दोपहर के बाद। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा अभी। जी बिल्कुल, आप सुरेंद्र जी का जवाब दीजिए। हमारा पुराना प्यार है जी, दिख रहा है सर आजकल भाजपा और कांग्रेस प्यार नजर आता है। पहले तो आप जानते हैं कि जो आपने किसानों के नुकसान की बात की, इस नुकसान का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद पहले भी पूछ लिया। एक सेकंड, दूसरा मैं अपने कृषि मंत्री से अगर डिबेट कोरोना भी थी तो कोरोना तक रह जाएगा, कोरोना भी चलेंगे, नो डाउट। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ हमने तत्काल नुकसान करने के बाद, जो पूरे नुकसान का आकलन करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को पहुंचा दिया है ताकि एसडीआरएफ के फंड से किसानों को मुआवजा मिल सके। दूसरा, हमने मंडी परिषद में भी प्राविधान किया है कि 20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो जिस जुरिडिक्शन है, जिस मंडी क्षेत्र का,
वहां के एसडीएम से वेरीफाई करवाने के बाद संबंधित मंडी को आगे चले जाएंगे और मंडी से भी हम उन लोगों को मुआवजा देने का काम करेंगे। तीसरा, जहां तक आपने सवाल किया था एक अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, मैंने कहा मेरा काम नहीं है, पर मैं आपका सुझाव मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा कि एक बार कांग्रेस के भाइयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ले और ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जिसको पूरे उत्तराखंड देखे, जिसमें राजनीतिक मुद्दा होकर केवल इस लड़ाई से लड़ने की इच्छा शक्ति हो, कि ताकि हम मिल करके लड़के इस पे जीत सके। जी, एक सवाल आपने और किया था, क्या किया था? 3 सवाल किया। अग्रवाल जी अपना सवाल मैंने गन्ने का भुगतान किया था, जो गेहूं की बात की आपको मैं मानता हूं कि गन्ने का भुगतान लगातार कई वर्षों से बैलेंस चला आ रहा है, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा में हाथ रखा के बोलेंगे, जितना 3 वर्षों में हमने गन्ने का भुगतान किया, शायद आपकी सरकार ने 5 वर्षों में नहीं किया था। ये बैकलॉग का जो है ये स्थिति है। हमने हर क्षेत्र के किसान हैं, उनसे सीधे चाहिए, हम पे क्यों विश्वास करते हैं? जी, तो निवेदन मंत्री तक आपकी आवाज कट रही है सुरेश जी। हमने सुरेश जी, आपकी आवाज उनियाल जी को प्रॉपर नहीं आ रही है। आप जो किसान है बता रहे हैं, यदि उनके आपको सुनाई दे गया तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। महाराज, मैं किसानों के लिए कई बार सीमा से आगे जाके मदद करने का प्रयास करता हूं, ताकि इस राज्य में एक संदेश देना चाहते थे कि सरकार किसानों के साथ दोस्ताना है, और मुझे खुशी है कि उस संदेश में हम सफल हुए हैं। और अब लगातार आप देखिएगा, अभी आने वाले समय में भी हम आपको कई चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, जो नए नए इनोवेशन के साथ हम आए हैं, जिससे निश्चित रूप से इस राज्य के किसान की आर्थिकी तो मजबूत होगी। हमारे जो पलायन करके रिटर्नीज आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाने में सफल होंगे। उमेश जी से सवाल ले लेते हैं। उमेश जी, सुबोध जी एक प्रवासियों के लिए आज की डेट में जो वापस आ रहे हैं सवाल अभी आप मिस्टर उमेश, यू आर इन क्यू। अब इस समय भाईजान ने कहा था कोई सवाल पूछने के लिए। जी आप जो है मतलब पूछिए। अनैतिक सर, दबाव मेरा बना आपसे रहे सवाल था, इससे अग्रवाल जी से पहले मेरा आपसे सवाल था। आप अपना नाम बता देंगे? आदिल कादिल भाई, हाँ बताएं, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल राज्य सरकार से, राज्य सरकार की एडवाइजरी आती है सुबह के वक्त, उसमें कुछ और होता है, शाम के वक्त वो एडवाइजरी बदल दी जाती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और उसके उच्च अधिकारियों का आपसी तालमेल क्या एडवाइजरी में नहीं मिल पाता? देखिए, पर्टिकुलर को एग्जाम्पल देंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊं। जैसे आप बात करते हैं कि सुबह मार्केट शाम से 7 बजे 4 बजे तक खुल जाती है, उसके बाद आदेश आ जाता है कि नहीं 4-7 बजे तक खुलेगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। आदिल भाई, भारत के लोकतंत्र को सैल्यूट करना चाहिए आपको। कोई अगर 2 व्यक्ति मिलकर निर्णय ले लिया और जब सामूहिक अल्टीमेटली रोल बैक करना पड़ा। ऑड इवन का सर ऐसे ही था, ऑड इवन का भी वैसे रहा। आप एक दिन एडवाइजरी आती है, ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, वो भी एकदम बदल दिया जाता है। उसके पीछे मंशा देखिए। मंशा ये थी कि अगर ऑड इवन करेंगे तो शायद बाजार में गाड़ियां कम दिखाई देंगी, लेकिन फिर कई चीजें इसके पीछे जो व्यवहारिकता की परेशानी उत्तराखंड राज्य में दिखाई दी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमको इसको वापस लेना पड़ा। उमेश जी से सवाल ले लेते हैं। उमेश जी। हाँ सुबोध जी, एक बड़ा ना बहुत ही चिंताजनक सवाल है। वो सवाल क्या है, ये है कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों का प्रवासियों के आने की बात हो रही है कि वो पहुंच चुके हैं। और सुबोध जी क्या है, पिछले 2 से 2.25 महीने के अंदर तकरीबन जो सरकारी आंकड़े हैं वो 15,000 से 17,000 के बीच टेस्ट होने के थे। अब हो सकता है 20 पहुंच गए हों। अगर 2 महीने में सिर्फ 20,000 लोगों के टेस्ट हुए राज्य में, तो जो 1.5 लाख लोग आए हैं, ठीक है सभी का टेस्ट संभव नहीं है, लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कोरोना में पहले सिम्टम्स दिखते थे कि आपको छींक आ रही है, आपको नोशिया है, आपको हेडेक है, आपको बुखार है, लेकिन अब हिंदुस्तान में 10% केस वो आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, और हम उन लोगों को होम क्वारंटीन भी कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो 1.5 लाख लोगों को आप कैसे चिन्हित करेंगे? हेलो जी सुबोध जी, आवाज नहीं आ रही सर आप? हेलो सुबोध भाई, हेलो सुबोध भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही सर। सुबोध जी, आप क्या आप सुन पा रहे हैं?
अब तो आ गई आपकी आवाज, पर उमेश जी जी उमेश जो जी है उमेश गायब जी हो गए। कोरोना नहीं कोरोना नहीं की तरह इनविजिबल हो गए थे। सर, मैं क्वारंटाइन तो ऐसा कोरोना हूँ, मैं ऐसा कोरोना हूँ जो उत्तराखंड से इनविजिबल होगा नहीं। सर फेसबुक में कुछ दर्शकों के हाँ, मैसेज आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुबोध उनियाल जी उमेश कुमार के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है? बस देखिए, सवालों के बचने का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उसका जवाब दिया जाना, मैं समझता हूँ वास्तविक तथ्यों से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए। और वास्तविकता जो है मैंने आपको बता दी। मैं वैसे भी सुबोध जी, मेरे बारे में ये, मैं इस हाँ, बात के लिए आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने जहां लैप्सेस थे, जहां कमी थी, इतना खुलकर कोई मंत्री या कोई नेता स्वीकार नहीं करता कि हमसे शुरू में कुछ गलतियां हुई, हमने सुधारी। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं सुबोध जी कि पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर तकरीबन 20,000 टेस्ट हुए हैं, और जबकि 1.5 लाख प्रवासियों को वापस लाने का दावा करती है सरकार। और सबसे बड़ी समस्या है कि अब इस मामले में बयान आता है कि सभी के टेस्ट संभव नहीं है। टेस्ट उन्हीं के होंगे जिनमें सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स यानी कि हेडेक होगा, बुखार होगा, आपको खांसी होगी, जुकाम होगा। लेकिन सुबोध जी, तकरीबन 5 से 7%, 10% केसेस ऐसे हिंदुस्तान में अब आए हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। अब मुझे ये बताइए कि जब हम उनको होम क्वारंटीन करते हैं या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते हैं, और उस दौरान वो कई लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है, और ये तो सोसाइटी डिजीज है, उसके लिए क्या उपाय है सरकार के पास जो इतनी धीमी गति है टेस्ट होने की? आज उमेश भी कई उमेश बच्चे, उमेश सुबोध जी एक सेकेंड, आज भी कई लोग ये हाँ, शिकायत कर रहे हैं कि हमको क्वारंटीन हुए कई दिन हो गए, लेकिन हमको छोड़ने से पहले हमारे टेस्ट ही नहीं हो रहे, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा। सभी क्वारंटीन केंद्रों की ये शिकायत है। हो सकता है मुनि की उमेश जी रेती में ना हो। उमेश जी जी भाई साहब। उमेश जी, पहली बार अगर आप तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की हमारे यहाँ से, तो सुबोध जी, आपको मैंने तुलना नहीं कोरोना की। से सुबोध जी, मैंने एक तुलना नहीं सेकंड, की है। एक सेकंड, मैं आपको जो बता रहा हूँ सुन लीजिए। हम हर जी भाई साहब। उत्तर उत्तर प्रदेश से अगर तुलना करेंगे तो बेहतर स्थिति में है। हम हिमालयन स्टेट में हिमाचल से थोड़ा जरूर अब पीछे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हिमालयन स्टेट की आप तुलना करेंगे, चाहे टेस्ट करने का मामला हो, चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे अगर आप बात करेंगे हम जो आइसोलेशन बेड्स हो, चाहे आईसीयूज हो, चाहे वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, ये सब चीजों में हम बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो आपने कहा, देखिए इतना आज एक तो जो अभी आपने नया देखा, पूरे देश में ही टेस्ट की स्थिति क्या है आपको मालूम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में बहुत ज्यादा तेजी से टेस्ट हो रहे हो। रैपिड टेस्ट मशीन आई थी जिसको बाद में WHO ने रिजेक्ट कर दिया कि साहब इसके परिणाम ठीक नहीं है, उसको अल्टीमेटली हमको वापस करना पड़ा। ऐसी स्थिति में हम लगातार टेस्टिंग लैब्स अपनी बढ़ा रहे हैं। हम उत्तराखंड में भी हम बहुत जल्दी 2 लैब हमारी तैयार हो जाएगी और मैं समझता हूँ काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वो दूसरा, आपने कहा कि 14 दिन के होम क्वारंटाइन के बाद, देखिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि 14 दिन अगर होम क्वारंटाइन में आदमी रह चुका है और उसके बाद पर नहीं आ रहा है, तो उसको बिल्कुल जो है आशा या डॉक्टर, स्थानीय डॉक्टर से उसको दिखवा मुक्त कर सकते हैं। तीसरा उनियाल जो आप उनियाल जी हमारे, तीसरा, हाँ जी जी तीसरा, अब ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग, ऐसी स्थिति में अब नई गाइडलाइन में ये भी है कि एक साथ 5-7 लोगों का ब्लड सैंपल, उनका सैंपल ले लिया जाएगा, और सैंपल लेने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर सैंपल में अगर पॉजिटिव आता है, फिर उन लोगों के अलग अलग सैंपल टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कवर कर सके। इसकी व्यवस्था की जा रही है। उनियाल जी हमारे सुबोध एक जी, मैं एक दर्शक हैं बात, प्रिंस सुबोध जी रावत। उमेश जी एक सवाल मैं लेता हूँ। सुबोध जी, मैं एक सवाल मेरा है आखिरी। सुबोध जी, जी हम बार बार उत्तर प्रदेश के साथ तुलना क्यों करते हैं? क्या हम उत्तर नहीं नहीं, प्रदेश से इसीलिए आपने मैंने नहीं किया, आपने शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश ने गाड़ी भेज दी, उत्तर प्रदेश हाँ, ने ये मैंने कर दिया, इसलिए उत्तर की थी, प्रदेश ने वो, मैंने इसलिए की थी कि तो उसके एक बाद मैंने भी सरकार ये चीजें अगर कहना जरूरी थी। एक जी सरकार चलिए, अगर आदिल साहब, उनियाल जी आपको एक सवाल है मेरा, एक हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, प्रिंस रावत, उनका कहना है कि जो लोगों को होटल में क्वारंटीन किया जा रहा है, क्या राज्य सरकार के पास इतना भी राजस्व नहीं है कि लोगों को फ्री में क्वारंटीन किया जा सके? होटल्स उनसे पैसा वसूला जा रहा है। देखिए रावत जी, तकरीबन तकरीबन इस समय हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन कराए हुए हैं, जिनका एक एक खाने का पैसा, रहने का पैसा पूरा सरकार अफोर्ड कर रही है। ये भारत सरकार की गाइडलाइन में जो एयर पैसेंजर्स है, ये केवल उनके लिए ये गाइडलाइंस है।
और ये केवल उत्तराखंड में नहीं है, पूरे देश में इसी का अनुपालन किया जा रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था इसमें कोई व्यवहारिकता की कमी है। जो चीज मैं कह चुका हूँ या तो आप सवाल सुने नहीं है, और इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे गरीब बेरोजगार बच्चे जो नौकरियों की ढूंढ में गए थे और अचानक किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके वापस आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इससे छूट दी जाए और जो आदमी अफोर्ड कर सकता है उसी से ये काम किया जा सके, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपका कोई सवाल सुबोध उनियाल जी से? सुबोध उनियाल जी को मैं शुभकामनाएं दूंगा, जो वो सीधे किसान तक पहुंच जाएं तो कई हाथों से एक साथ ताली बजवा देंगे हम हमारे सुबोध भाई। तो उसमें आपका भी सहयोग चाहिए कि हम देखिए, मैं एक बात सुरेंद्र जी आप भी स्वीकार करना, मैं भी कर रहा हूँ, सरकार की ज्यादातर योजनाओं का फायदा वास्तविक आदमी नहीं ले पाता, और जो होशियार लोग हैं वो सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनका फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि न्याय पंचायत स्तर पर बकायदा सर्वे करने के बाद जो सबसे ज्यादा नीडी है पहले उसको सरकार की योजनाओं का फायदा दीजिए, ताकि हर जगह चंद चेहरे जो कोई भी सरकार आए उन पर इसका असर नहीं पड़ता, वही सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को रोका जा सके। इसमें मुझे आप सभी मेहमान सहायता की आवश्यकता है। आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद मेरे भाई। आप सभी मेहमानों का नेशन वन पर लाइव फेसबुक लाइव में जुड़ने का बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के सभी दर्शकों से हमारी अपील है, देखते रहिए नेशन वन। धन्यवाद आदिल जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आदिल। जय उमेश जी, जय सुनील भाई। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।